अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर साहब फिर से अवामी अदालत गए और मेलसी में उन्होंने जलसा आम से खिताब किया। काफ़ी अच्छा क्राउड वहाँ पर उन्हें नज़र आया। तो फिर कप्तान भी खूब गरजे बरसे और खूब उन्होंने दिल की भड़ास भी निकाली। बहुत सारे उमूर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जो इस वक्त मुल्की सियासत जारी है उसके हवाले से उन्होंने मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया और खूब तनकीद के नश्तर चलाए सब पर। इसके साथ साथ कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से भी अपनी बात की, लोगों के सामने रखी चीज़ें, और इसके साथ साथ खारजा पॉलिसी के हवाले से भी बड़े ही अहम पॉइंट्स उन्होंने इस तकरीर में कहे और किए। उनके ऊपर भी हम अलग से बात करेंगे, लेकिन ख़ास तौर पर जो अदम एतमाद है उसके हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तंबीह कर दी है अपोजिशन को कि जनाब आप उसके लिए क्या तैयार हैं जो आपके साथ होगा इसके बाद। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज आज की, उनकी स्पीच का कंटेंट, उनका एग्रेशन, ये सब चीज़ें क्या डिपिक्ट कर रही हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और उन तक क्या खबरें पहुंच रही हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी का मार्च जो है वो अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कितना सक्सेसफुल रहा है और कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सका है। और तीसरी चीज़ जाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद कहाँ तक पहुँची, इसके हवाले से भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। जाऊँगी हिलाली साहब की तरफ। हिलाली साहब, आज मेलसी में कप्तान बड़े हमें चार्ज नज़र आए और बड़ा उन्होंने एग्रेसिव किस्म का एक एड्रेस किया यहाँ पर मौजूद लोगों से। ओवरऑल ये जलसा, यहाँ पे लोगों की प्रेजेंस, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीच, कैसे आप देख रहे हैं? कॉन्फिडेंट हैं फुल वो? बहुत कॉन्फिडेंट लगता है कि मैं तो थोड़ा सा फिक्र मुझे ये हो गया कि ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। अच्छा। बहुत कॉन्फिडेंट लगता था और जो उन्होंने कहा वो भी माने कि देखिए वो कमाल की बातें, बड़े खुश होंगे साउथ पंजाब के लोग, उनको बता दिया कि नया प्रोविंस मिलेगा, 500 करोड़ रुपया खर्च होगा, किसानों को बेनिफिट होगा, यूरिया सस्ता मिलेगा और 132 अरब की सब्सिडी। इससे ज्यादा एक आदमी क्या कह सकता है लोगों को? जबरदस्त। आई थिंक कि कॉन्फिडेंट और गुड न्यूज तो ही इज इन, बस यही है, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। लेकिन ऑपोजिशन के ऊपर जो उन्होंने बातचीत की है उस पर बड़ी बाज लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के आप मनसब पर हों तो ऐसे डेजिग्नेशन पर होते हुए दूसरे मुखालिफिन को बिलो द बेल्ट क्या उन्होंने हिट किया? नहीं, इस मुल्क में तो एवरीथिंग इज बिलो द बेल्ट। ये तो कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। मगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि उसने क्या कहा कि गलत था। माने उन्होंने कहा कि ये चोरी करते हैं, उन्होंने कहा ये भगोड़े हैं, उन्होंने कहा कि ये सब चीज जो कहना था इनके बारे में जो लोग कहते हैं उसने यही कहा। तो मैं सबक सिखाऊंगा, आप देखते हैं ये क्या सबक उनको सिखाएंगे। मैं तो इसलिए आपको थोड़ा सा कह रहा हूं कि ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, इसलिए कि मुझे पता चला है एक काफी रिलायबल सोर्स से कि कुछ एमएनएज जो पीटीआई के थे इनसे नाखुश हैं और शायद इन्होंने ज्वाइन, माने वो जो नो कॉन्फिडेंस आने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे पार्टी के खिलाफ। तो फैसलाबाद खास तौर में सब एमएनए जो फैसलाबाद के 8 हैं, सुना ये है कि वो नून के साथ चले गए। तो ये गुम्मन और ये राजा रियाज और बीबी बदवाना, जा भी इनका नाम है, ये सब जो हैं सुना है तैयार है। सो व्हाई इज ही सो कॉन्फिडेंट? तो इसके मतलब ये होगा कि अगर कुछ गए हैं ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा ही कोई बात होगी ना। अच्छा, तो चलिए ठीक है, इस पे हम आगे चल के डिटेल में भी बात करते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो क्या तक पहुंची है, नंबर्स गेम इसकी। लेकिन पहले भी ज़रा थोड़ी स्पीच के हवाले से इमरान साहब का भी कमेंट लूँगी। इमरान साहब, मरियम तो कह रही थी कि इमरान खान साहब अब अगर जलसों में जाएँ, आम इज्तिमात में जाएँ, तो उन्हें चाहिए हेलमेट पहन के जाएँ, क्योंकि लोग इतने नाराज़ हैं कि वो कोई हिट करेगा, कोई नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि आज जो क्राउड था और फिर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब भी कॉन्फिडेंट नज़र आए क्राउड के सामने, तो ये वो बात रिफ्लेक्ट होती है फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वज़ीर आज़म का जलसा अच्छा जलसा था, क्राउड अच्छा था। मेलसी जो है
उस जैसे शहर में ऐसा क्राउड एक अच्छा जलसा है, इससे कोई दूसरी राय नहीं दी जा सकती इस बारे में। लेकिन गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की उसमें दो हिस्से हैं तकरीर के। इब्तदाई हिस्सा अगर आप देखें जनूबी पंजाब के हवाले से, तो उन्होंने 500 अरब के वादे कर दिए और ये कर दिया और वो कर दिया और जनूबी पंजाब सूबा भी बना दिया सारी। तो मुझे जो आपको याद होगा जब आखिरी दिन थे ना मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार से जाने के, तो आज मुझे तो ना ये इमरान खान के बेस में ना वो नवाज शरीफ की तकरीर नजर आ रही थी कि जैसे वो खजाने का मुंह खोल देते थे ना, उसी तरह आज इन्होंने भी खजाने के मुंह खोल दिए कि जनाब ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करूं, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आज़म जो तकरीर की, आप एक तरफ रियासत मदीना की बुनियाद इखलाकियात को करार देते हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं उसी तकरीर में चंद फिक्रों के चंद मिनट के तौक़ुफ़ से, तो फिर मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सियासत में मुझे ज़ाती तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अगरचे वो मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से से बढ़े हुए इंसान की तकरीर थी। उनका एक गुस्सा होना, अपोजिशन पे फ्रस्ट्रेशन एक फितरी अमल है, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह तकरीर करते हुए शायद अपनी इन दोनों चीज़ों पे थोड़ा सा काबू पाना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इन्होंने आज की हैं बात, उसमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से मैं ज़रा जल्दी से आपको वो सुनवा दूं, फिर उसके ऊपर मैं आप दोनों के कमेंट्स लेती हूँ। सुनिए जी, वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी क्या बात की, ड्रोन अटैक्स के हवाले से क्या बात की, बड़ा क्लियर मैसेज दिया है वेस्ट को, अमेरिका को। क्या ये उनका एक नया स्टांस है? आइए देखते हैं। यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ स्टेटमेंट दें। क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, जब से इमरान खान वजीर आजम बना, कोई ड्रोन अटैक हुआ है? कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की? मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं, हम किसी कैंप में नहीं है। तो ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी गुफ्तगू, हिलाली साहब आप समझते हैं बड़ी बोल्ड चीज़ें थी जो उन्होंने इस तरह से बड़े ब्लंटली आके बात की है। ये पाकिस्तान के फायदे में जाएगी चीज़ या नुकसान में? वेरी गुड क्वेश्चन समीना। बात यह है कि ये बड़ी बहादुरी का स्टेटमेंट था, बड़ा ब्रेव स्टेटमेंट था, जरूरत था, इसलिए कि पाकिस्तानियों का ख्याल अमेरिका के बारे में यही है। भाई तुम हमें खत लिखते हो क्योंकि हमने एब्सटेन किया कि हम करने जा रहे थे। क्या ये खत तुमने हिंदुस्तान को लिखा? उन्होंने भी तो आखिर एब्सटेन किया था। ये नहीं है कि सिर्फ वो कश्मीर के क्या ज्यादती कर रहे हैं, वो भी उस वक्त भी एक खत जाना था, मगर उन्होंने भी एब्सटेन किया है। क्या आप 20 लोग उधर मिलके नेटो के उनको खत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा, इसलिए कि वो चाहते हैं, वो इंडिया से उनको कल्टीवेट और डेवलप करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। मगर एक लिहाज से समीना मैं ये भी कहूँगा, मैं समझता हूँ इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट्स अ पेज टर्नर, माने कि अब इमरान खान का पाकिस्तान और अमेरिका उस नेच पे आ गया है जो भुट्टो और भुट्टो का पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। इनका अब गेटिंग टुगेदर बहुत मुश्किल है। तो आप कहेंगे फिर रेकलेस था, रेकलेस, या आप कहेंगे फूलआर्डी था। माने क्या जरूरत है जब हम पिसे हुए हैं हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में इस किस्म का तकरीर देना? सही है, आई डोंट ब्लेम पीपल, इसलिए कि आप देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। ये वर्ल्ड बैंक का जो IMF की मीटिंग चल रही है इस्लामाबाद में, ये खुश नहीं है। हमें पैसे नहीं मिलेंगे ट्रांस शायद, और अगर ट्रांस नहीं मिले समीना, अगर हम उसके प्रोग्राम से बाहर निकल जाएं इसलिए कि ट्रांस नहीं मिल रहा है और हम वापस नहीं दे सकते एक जो है, तो सऊदी जो असिस्टेंस है
ये जो मिस्टर सलमान जो हैं, जो हमें $3 बिलियन का असिस्टेंस दिया था, वो इसलिए दिया था, इस शर्त पे दिया था कि हमारा वर्ल्ड बैंक और IMF के साथ मिलाप ठीक हो। तो अगर वो खराब हो जाएगा तो वो $3 बिलियन जो उसने दिया है उसको भी वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे पे काफी बोझ बन जाएगा। क्या ये वक्त था देयरफॉर ऐसी चीज कह के रिस्क करना? मगर आप कहेंगे कि हमारे क्या कहते हैं, इज्जत के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अगर हमें बर्दाश्त करना हो तो करें। बस ये है, कुछ लोग समझते हैं हमारे पास इतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है। मगर समीना, अमेरिका तो फाइनेंशियल पावर को वेपनाइज कर दिया है। आपने समझा व्हाट आई मीन? उन्होंने अपने फाइनेंशियल पावर को वेपनाइज कर दिया है। मिसाल के तौर पे आपको मैं अभी बताता हूं, आप समझते हैं चीन अमेरिका के खिलाफ जाएगा? सोचिए क्यों। उनके पास $2 ट्रिलियन अमेरिकन सब इसमें है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में है। अगर अमेरिका उठ के कल कह दिया ये जो है ना, ये जो ट्रेजरी बॉन्ड्स जो हैं चीन के, हम इनको ऑनर नहीं करेंगे, ये हमारा दुश्मन मुल्क है। यानी कहने का मतलब है कि तमाम जो बड़े मुल्क भी हैं, इवन वो भी अपनी ये जो मईशत के इंटरेस्ट हैं उसको मुकद्दम रखी कोई लड़ाई लड़ते हैं। लैल साहब, मैं इस पर आपसे मजीद भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहरी रहमान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, तो उनको भी शो पे वेलकम कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका शहरी रहमान साहिबा, एंड वेलकम टू द शो। हेलो जी शहरी रहमान साहिबा, आपको आवाज आ रही है मेरी? थैंक यू आपके वक्त के लिए। जरा जोर से बोलिए प्लीज। जी श्योर। शहरी रहमान साहिबा, आप लोगों का माशाल्लाह से लॉन्ग मार्च बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, उसके लिए मुबारकबाद। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन कैसी रही है इसको लेकर के, और क्या उसके मुताबिक लोगों ने आपका साथ दिया है? कितने लोग हैं जो हम एक्सपेक्ट करें कि इस्लामाबाद में दाखिल होने जा रहे हैं? जी, हम समझ रहे हैं कि जो पंजाब में, साउथ पंजाब से अभी सेंट्रल पंजाब के थ्रू इस वक्त भी हम गुजर रहे हैं ट्रक पे अप्रोचिंग गुजरांवाला, तो गैर मामूली हर जगह इस्तकबाल हो रहा है। और रुक रुक के जहाँ जलसे के खिताब नहीं थे वहाँ हो रहे। अभी भी आई थिंक कमोकी के बाद एक और जगह है, वहाँ हुआ है। किधर हुआ है ये खिताब? कमोकी के बाद अभी, और एक तो मुरीदके में हुआ, उसके बाद कमोकी में। अच्छा, ये होते जा रहा है हर मतलब रुक रुक के जहाँ हम जा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही शानदार और मतलब तरीके से बहुत बेहतर इस्तकबाल है। लोग बेसाख्ता मैं समझती इसलिए निकल रहे, एक तो पुराना ज्यादा मोबिलाइज और मोटिवेट हुआ हुआ है, ऐसा लगता है बिजली का करंट गुजर रहा है पंजाब के थ्रू खास तौर से। और फिर नई नस्ल स्टूडेंट्स, खवातीन जो तरक्की पसंद सोच के मुतहम्मिल लोग हैं, वो सारे बाहर आए हैं। खुद इनको हमने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं। अच्छा शहरी रहमान साहबा, की अवामी मार्च इस वक्त जब तक इख्तिताम पजीर होगी तो पूरा सेंट्रल जो पंजाब सिंध बेल्ट जिससे हम गुजरे हैं, साउथ सेंट्रल और सिंध जिससे गुजरे हैं हम, इंटरेस्ट रिवर को आप देख लें तो पूरा पाकिस्तान एक वर्डिक्ट दे रहा है। ये कह रहा है कि हमने अदम इत्तेमाद अवामी मार्च के जरिए दे दिया है, उसके बाद हम पार्लियामान में करेंगे। और आपने सुन लिया है चेयरमैन बिलावल की बात कि हम थकेंगे नहीं, हम बैठेंगे नहीं जब तक इस नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत को हम हटाए। अच्छा शहरी रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी कहा है कि 100% यकीन नहीं है, अगर वो ना भी कामयाब हुए तो हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। तो क्या 100% यकीन क्यों नहीं है अपोजिशन को कि तहरीक अदम इत्तेमाद पेश होगी और कामयाब होगी? देखिए, हमारे यकीन या किसी के यकीन की बात नहीं है, ये नंबर्स गेम होता है और ये एक वाज़े एक्शन के जरिए ये एक हथियार होता है। अदम एतमाद एक जमहूरी आईनी हथियार होता है जी, जो वाहिद एक तरीका होता है आइन के मुताबिक जमहूरी कदरों और पार्लियामान के जरिए उनको किसी हुकूमत को हटाना। उसके साथ हम स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि आप कहें कि भाई आप लोग फिर खाली वो आप कहेंगे आप लोग महलाती साजिशों में मुलविस है। ऐसा नहीं है। इस वक्त की जरूरत ये है
अवाम मांग रही है कि हम शाना बशाना उनके साथ खड़े रहे। हमें मालूम है कि स्ट्रीट मोबिलाइजेशन से कोई हुकूमत नहीं हटती, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अवाम की आवाज हर जगह पहुंचती है और हमारा काम है इस वक्त और हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के हुकूक की ये जंग लड़े और इनकी आवाज बनी गला तक तो पहुंचेगी, लेकिन हर जगह पहुंच रही है। मैं समझती हूँ पूरे पाकिस्तान में ये जो भूख के नारे इस वक्त चल रहे हैं उनका एक ही मतलब है कि हम आपके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। जो हुकूक आपके सल्ब किए गए, आपके सोचने के, आपके बोलने के, आपके हक खुद मतलब मतलब आपके खाने पीने के हुकूक पर, आपके हर फंडामेंटल राइट पर, आपकी कुव्वत खरीद पर जो डाका डाला गया है, ये सारे जो माशी कत्ल हुआ है पाकिस्तान में आम लोगों का आवाज बन गई है पाकिस्तान पीपल्स अच्छा पार्टी। शहरी साहब ये भी बताइएगा कि वजीर आजम, आप देखिए यहाँ आतिशबाजी हो रही है और बहुत आवाम का शोर अच्छा है। वजीर आजम इमरान खान, गाड़ियाँ रुक रही हैं, वजीर आजम इमरान खान एंटर कर रहे हैं। जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। वजीर आजम इमरान खान सब तो कहते हैं, जी वजीर आजम इमरान खान तो कहते हैं कि अपोजिशन ने, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने अवाम के हक पे डाका डाला था। वजीर आजम इमरान खान तो कहते हैं कि अपोजिशन ने, जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने अवाम के हक पे डाका डाला था। ये एक तो मुझे कुछ नवाज शरीफ और हक के डाका आया है, लेकिन इमरान खान से कहें कि अपना रिकॉर्ड पेश करे। 3.5 साल हो गए एक तरफ और 70 साल एक तरफ, वो क्या सफाई पेश करेंगे? अभी तक माजी की बातें करते रहेंगे कि इस पर डालो उस पर डालो। ये तो बड़ी अजीब मजाकखेज बात हो गई। क्यों अपनी जगहसाई करा रहे हैं? 3.5 साल बाद कह रहे हैं कि देखिए मुझे मेरा होमवर्क किसी ने खा लिया, मुझे मेरा पेट फाड़ के चलेगा। ये कोई बच्चे एक्सक्यूजेस करते हैं इस तरह की? भाई ठीक है शहरी रहमान साहिबा, तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद पे वापस मैं आऊंगी। आप ये बताइएगा कि पहले अब क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? स्पीकर के अगेंस्ट ला रहे हैं या फिर डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब के अगेंस्ट? तहरीक-ए-अदम-ए-इत्तेमाद स्पीकर के खिलाफ पहले आएगी या वजीर आजम के खिलाफ? नहीं, मेरे ख्याल में फिलहाल तो कंसेंसस इस पे है कि वजीर आजम इस वक्त लड़ रहे हैं फसाद की। स्पीकर बेशक हैं, ये तो सब होते जाएंगे, लेकिन ये हम जब खत्म करेंगे इस मार्च को, इख्तिताम पजीर होगा तो इस्लामाबाद में ये शराकतदारी के साथ मिल बैठ के फैसले होंगे। जी अच्छा शहरी साहब, परवेज लाई साहब ने आपको दावत दी थी कि आप गुजरात उनके पास खाना खा के जाएं, तो क्या आप लोग खाना खाएंगे चौधरी साहब का या वैसे पिंडी चले जाएंगे? किसने दावत दी है जी? परवेज लाई साहब ने कहा था ना कि लॉन्ग मार्च पे उनकी तरफ से खाना खा के जाएं गुजरात में। जी हमें मतलब अगर वहाँ से गुजर रहे तो उनकी मेहमानदारी के हम हमेशा रहे हैं फेवर में, और उनके खाने हमने भी खाए, उन्होंने हमारे भी खाए। सियासत में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त तो हम गुजरावाला एंटर कर, आप मुझे इजाजत देंगे, इंशाल्लाह फिर कभी और बात होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा आपका। शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद रही। उनका कहना है कि बड़ा ज़बरदस्त लॉन्ग मार्च चल रहा है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है हुकूमत ऑपोजिशन पर और ऑपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है। लेकिन इमरान साहब, इससे पहले जो मैं बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा उस पर आपका ज़रूर कमेंट लेना चाहूँगी। बड़ी इंपॉर्टेंट वो चीज़ थी कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने गुफ्तगू की है, हिलाली साहब ने उसका अच्छा एनालिसिस भी दिया है। आपका क्या टेक है? ये सिर्फ एक हमारी वाकई खारजा पॉलिसी आज़ाद हो गई है, या फिर इमरान खान साहब एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं सिर्फ, कि फेवरेट लोगों का होता है ना ये टॉपिक, एंटी अमेरिका स्टांस? अच्छा देखिए, हिलाली साहब ने जो बातें की है ना, बड़ी अहम बातें की हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को और हर दुनिया के मुल्क को, हर स्टेट को अपने फ़ायदे के लिए अपनी इज्जत नफ्स के साथ जीना चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन अभी वज़ीर आज़म ने जो बातें की हैं, मेरे हर दिल अजीज़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने, देखना ये है कि इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल क्या है, क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनका करप्शन वाला बयानिया जो है ना वो पिट गया, क्योंकि वो लोगों से चीज़ें वापस पैसे ले तो सके नहीं। अब शफकत महमूद साहब ने जैसे कल इंदिया भी दिया था, अब ऐसे लग रहा है कि उन्होंने बयानिया शिफ्ट कर लिया। अच्छा। और वो नया ये बयानिया लेके आ रहे हैं कि देखिए मैं तो स्टेट्समैन के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैंने तो अमेरिका बहादुर की तहस से नहस कर दी। मैं क्या अमेरिका बहादुर को समझता हूँ, मैंने ये फैसला किया। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन क्या
आप ये देखें कि जब महंगाई मजीद बढ़ेगी, वो यहाँ तक खदशा, जो माशी माहिरीन है, बाज़ लोगों ने तो टीवी प्रोग्राम्स में आके ये कह दिया है कि 3 मुल्क ऐसे हैं इस वक्त जो इस वक्त बिल्कुल दहाने पे खड़े हैं, किसी वक्त भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। उनमें अल्लाह ना करे पाकिस्तान भी हो, लेकिन 3 मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान और कंबोडिया जो है और श्रीलंका, ये 3 मुल्क हैं। तो क्या आपने भी ये ज़हनी तौर पे फैसला कर लिया है कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, लेकिन आप वो ये वही बात है कि या तो फिर आप बहसीयत कौम एक फ़ैसला कर लें कि जी हम भूखे रह ले जाएंगे, हम सख्तियाँ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम अपनी एक खारजा पॉलिसी जो इस तरह से लेके चलेंगे। लेकिन अगर आपने पैसे भी उनसे मांगने हैं, इदारे भी उनके कंट्रोल में हैं और धमकियाँ भी उनको देनी है, ऐसी चीज़ें चलती नहीं। ठीक है जी, चलिए जी, एक बोल्ड स्टेप ज़रूर है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हम इसको बियर कर सकते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में हमें देखना होगा कि इसके क्या असरात या समरात हमें भुगतने पड़ सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद के हवाले से मजीद अंदर की खबरें आप तक पहुंचाएंगे और गुफ्तगू होगी पॉलिटिकल सिनेरियो पर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद की तैयारी है। मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। इंशाअल्लाह चंद ही रोज में हम अदम एतमाद की तहरीक पेश कर देंगे। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि हुक्मरान इस वक्त कौम के पैसे से, सरकारी खजाने से अपने मेंबरान को मुल्क से बाहर भेज रही है। नंबर भी पूरे हैं, अदम एतमाद की तहरीक भी तैयार है और हुक्मरान भी मुल्क से बाहर भागने के लिए तैयार खड़े हैं। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी अदम एतमाद के हवाले से क्या 100% एतमाद में हैं, वो भी देख लीजिए। हम इस्लामाबाद पहुंच के अदम एतमाद लेकर आएंगे। जहां तक कामयाबी की बात है, बिल्कुल ये मुश्किल टास्क है, कोई नहीं कह सकता है कि आसान टास्क है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन 100% नहीं हम कह सकते कि ये कामयाब होगी। इमरान साहब, ये क्या वजह है, अभी भी कुछ डाउटफुल है ऑपोजिशन, या फिर आप समझते हैं कि जानबूझ के कार्ड शो नहीं किए जा रहे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जानबूझ के कार्ड शो नहीं किए जा रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि आखिरी वक्त तक हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब असम्बली में अंदर आपके पता चल जाएगा कि भाई इतने नंबर्स आ गए। आखिर वक्त तक देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं। अभी भी आप ये देखें, जैसे लाली साहब फरमा रहे थे शुरू में कि जनाब कुछ लोग हैं हुकूमत के जो अपोजिशन के साथ या नून लीग के साथ हैं। बहुत सारे लोग मैं खुद ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो उनके साथ राब्ते में हैं, अपोजिशन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी, नून लीग के साथ भी। इसी तरह इत्तेहादी हैं, मसलन काफ लीग है, आप देखें उसने दोनों में से किसी को भी लाल झंडी नहीं दिखाई, दोनों छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं, पता उसी वक्त लगेगा। फैसला क्या हुआ है? कल बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत भी हुई है फजलुर रहमान साहब की भी, नवाज शरीफ साहब की। तय क्या किया है इन्होंने? तय ये हुआ जी, हमारे वाकफान हाल के मुताबिक, पहले असल में इस पे डेड लॉक था, ये बात तो तय थी कि तहरीक अदम एतमाद आनी है, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये डेडलॉक ज़रूर था कि पहले प्राइम मिनिस्टर पे करना या स्पीकर के खिलाफ। तो फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ही पहले तहरीक लाने का फैसला किया गया और मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की जो आपस में गुफ्तगू हुई है उसमें ये तय हुआ। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने इन सारी बातों से आसिफ अली जरदारी को भी फ़ोन करके आगाह किया। उन्होंने ये तय किया कि एक तो फौरी, जब क्योंकि बिलावल का मुतालबा ये था कि जब हम इस्लामाबाद पहुंच जाए तो फिर तहरीक लाई जाए, क्योंकि वो अपना ये इलेक्शन शो कर रहे हैं, जो पूरा ये अवामी मार्च है वो पंजाब में अपने मोबिलाइज कर रहे हैं वोटर को। उसी तरह अब इससे कुछ हासिल हुआ है वैसे, आप समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का कारकुन, हाँ जी, पीपल्स पार्टी का कारकुन चार्ज तो हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि सेंट्रल पंजाब में उस तरह से उनको कोई कामयाबी, बड़ी कामयाबी मिले। यहाँ वोट बैंक जो है वो मुस्लिम लीग नून का ज़्यादा। अब लेकिन ये ज़रूर है कि मियां नवाज शरीफ की और मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू हुई है उसमें जो 3-4 अहम चीज़ें थी जिन पे डेड लॉक था वो ख़त्म हो गई हैं। एक तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म के खिलाफ पहले लाई जाए, इस पर फैसला हो गया। फिर उसके बाद पंजाब, अब ये भी फैसला हो गया इस गुफ्तगू में कि दूसरे नंबर पर फिर पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और जो पीपल्स पार्टी का ये मामला था कि पहले आप ले आए। और सबसे अहम बात ये है जो मैं आपको बता दूं, जो कल इस पे भी उन्होंने दोनों ने रजामंदी का इजहार किया है
कि जनाब पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मौलाना फजल रहमान ने गो हेड दे दिया कि पीपल्स पार्टी मान गई है, हम फौरी तौर पे इसमें करके 3-4 महीनों में इलेक्शन करवा ठीक हो गया जी। लाली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अदम एतमाद के हवाले से? अब आप समझते हैं कि ऑपोजिशन सारी अब एक पेज पर आ गई है और तमाम जो ऐसे सवालात थे जिन पर कुछ इत्तेफाक नहीं हो रहा था, अब वो सारे मामलात रिजॉल्व हो गए इनके? ये मुझे बिल्कुल नहीं पता और ना मैं गेस करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपने तकरीरों में ये जब जा रहा था मार्च पे कुछ ऐसी चीज़ें कहा है जिस पे मेरे ख्याल में कोई क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। पहले तो बात आप सुनते रहते हैं कि वो बार बार कहता है क्यों नहीं इस्तीफ़ा देते हो और इलेक्शन पे जाते हो। भाई अगर ये समझता है कि ये है बहादुरी इस्तीफ़ा देने एंड कॉल फॉर इलेक्शंस, तो वो क्यों नहीं इस्तीफ़ा देता है सिंध में और वो क्यों नहीं जाता है इलेक्शंस के लिए? क्या वजह क्या है? दूसरी बात, ये कहता है कि ऑरेंज ट्रेन मेरे बाप ने आइडिया दिया और मेट्रो जो लाहौर में और जो मेट्रो मुल्तान में वो भी पीपीपी ने पहले सोचा या कुछ किया या इम्प्लीमेंट। तो भाई बिल्कुल सही है, शायद आप सही कहते हो। हमें एक आइडिया देना जो आपने सिंध में सोचा है, जो इम्प्लीमेंट हुआ है, ये तो बताएं हमें। आपने ना पानी इधर को दिया है, ना वैक्सीन रेबीज का अस्पताल में मिलते हैं, ना कुछ एरियाज में खाना मिलता है। 40 साल पीछे है पूरा सिंध द रेस्ट ऑफ सिविलाइजेशन से। उसके बारे में तो आप क्यों नहीं बताते हैं कि क्या किया है आपने? आप ये क्यों नहीं बताते हैं कि कराची से 1 ट्रिलियन रुपीस आप लेते हैं, 1 ट्रिलियन रुपीस, और कराची की हालत देखें। तो ये बातें अगर ये आप हमें, और ये कहता है कि मेरे साथ लोग हैं 30-30 लाख, पता नहीं कितना 30-30 हज़ार दिया हुआ है। आप देख रहे हैं जिधर ये जाता है तंबू लगे हुए हैं रात के। व्हाट डज इट मीन कि तंबू जब लगे होते हैं रात में? उसका मतलब ये होता है कि वो जिनको पैसे दे के लाया है उनको सुला रहा है उधर, नहीं तो लोकल तो तंबू में नहीं तो नहीं सोते हैं ना। तो देखिए इस किस्म की चीजें हो रही हैं, इनको थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करें दीज स्पीचेस। ये क्या गेस वर्क, क्या होगा मुझे नहीं पता क्या होगा। आई एम नॉट अ सूट। लेकिन खबर भी होती है ना हिलाल साहब, जैसे आपने पहले शुरू में दे दी। लेकिन एनीवेज हुकूमत अपने, इमरान साहब जाहिर है कि दावे कर रही है और अपोजिशन अपने दावे कर रही है। ये तो अब ऐन वक्त पर ही पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी रहा। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब भी मैदान में उतरे, आज मेलसी में भी किया है। जहांगीर खान तरीन जो हैं वो भी फिलहाल रुक गए और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ से उनकी वहाँ मुलाकात भी हुई है। जहांगीर खान तरीन साहब का जो फैक्टर है उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, जहांगीर खान तरीन को फैक्टर को समझने के लिए पहले आप इस बात को समझ लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो किस तबीयत के आदमी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो जब क्रिकेट खेलते थे उस वक्त भी वो जो सोच लेते थे फिर उससे बाज नहीं आते थे। वो एग्रेसिव प्लेयर है। अब उन्होंने ये मेलसी वाला जो जलसा और जनूबी पंजाब के लिए जिस पैकेज का ऐलान किया है, असल में ये सारी गेम जहांगीर तरीन के लिए भी एक, आप समझ लें, धमाका है, उनके लिए भी एक मैसेज है, उनके लिए पैगाम है, उनके लिए एक वार्निंग है। हाँ, उनके लिए वार्निंग ये है कि जनाब हमें जहांगीर तरीन साहब आपके जाने से कोई सरोकार नहीं है, आप जाएं 100 दफ़ा जाएं, तो हम ये जो लोग हैं हम आपके बगैर भी यहाँ जनूबी पंजाब में कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अब ये फैसला कर चुके हैं कि अगले इलेक्शन में वो जब भी हों, 2022 में हो, 2023 में हो, वो इलेक्टेबल्स के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, वो इलेक्टेबल्स, हाँ, वो कहते हैं कि जी अपनी जो किचन कैबिनेट की मीटिंग है, वज़ीर आज़म हाउस के जो अंदरूनी ज़राए हैं, मैं आपको उनके हवाले से खबर दे रहा हूँ, क्या सराय नहीं कर रहा। खबर यह है कि वज़ीर आज़म बारखा इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि अब वो अपने जो लोग हैं उनके PTI के उनको टिकट देंगे चाहे वो जीते या हारे। अगरचे मैं ज़ाती तौर पे बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स समझता हूँ कि उनको इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो अब ये इस बात पे बजीद हैं कि वो यही करेंगे। इसलिए उन्होंने ये जनूबी पंजाब में एक तरह से जहांगीर खान तरीन को भी मैसेज देने के लिए सारा कुछ किया। लास्टली मुझे सिर्फ ये बता दें कि शेख रशीद साहब ने भी आज एक ऑफ़र की है अपोजिशन को कि जनाब अर्ली इलेक्शन आप चाहते हैं तो आए बैठे हैं, इस पर भी मिलकर बातचीत हो सकती है।
तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है अपोजिशन का? देखिए शेख रशीद साहब जो है ना, वो भी आपको पता, मैं हमेशा कहता हूँ बड़े ज़ीरक सियासतदान है, वो चीज़ों को समझते हैं, उनकी रसाई भी काफ़ी जगह पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर शेख रशीद साहब ने ये बात की है तो हो सकता है उन्हें कहीं से कहा गया हो अच्छा। कि आप ये बात कर लें, और कोई ये ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन इस पे बैठ जाए। और अपोजिशन का भी मुतालबा तो यही है ना कि वज़ीर वो आज़म सिर्फ 6-8 महीने पहले की बात कर रहे हैं। सुन लें मेरी अगली बात, अगली इलेक्शन जो है ना, तो अब भी अगर 4 महीने बाद हों इलेक्शन तो बाकी देर कितनी रह जाती है। इसलिए मैं फिर कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है पाकिस्तानी सियासत में। ठीक हो गया, चलें जी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, करते हैं FATF के पता नहीं मुतालबात हैं, ये शैतान की आंत है, हम पूरे करते करते थकते चले जा रहे हैं, लेकिन ग्रे लिस्ट से निकल नहीं रहा है पाकिस्तान। और अब सिर्फ एक ही नुक्ता रह गया था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। आखिर ये क्या मामला है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पाकिस्तान को कोई ख़ास सज़ा दी जा रही है, टारगेट किया जा रहा है, या फिर अभी काम वाकई हमारे करने वाले बाकी हैं? ब्रेक के बाद डिटेल में बात, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। FATF के इजलास में ये फैसला हुआ है कि जनाब पाकिस्तान मजीद अभी ग्रे लिस्ट में ही रहेगा जून तक। 27 में से 26 निकात पर पाकिस्तान अमल दरामद कर चुका है। अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद भी ये ग्रे लिस्ट में ही उसे रखा जा रहा है। या इसकी वजूहात सियासी हैं, या फिर वाकई पाकिस्तान को टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं जिस पर भी काम करने की ज़रूरत है। वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। हिलाली साहब, ये FATF का मामला तो हल ही नहीं होने में आ रहा, कब से हम लगे हुए हैं, क्या इसकी वजूहात हैं, कैसे इससे छुटकारा हासिल होगा? 4 वजूहात हैं। एक है यूक्रेन का स्टांस हमारा, दूसरा है रूस का विजिट इमरान खान का, जब उसे कहा गया था ना जाओ। तीसरा, हमने नहीं कहा था जाओ, हमने तो बड़े अच्छी एडवाइस दी थी, हमने सब कहा था जाओ, बेशक नए दोस्त बनाओ। ये गोरों ने कहा था मत जाओ। तीसरी बात है कि ये चीनी के बास्केट में हम सब अपने अंडे उधर डाल रहे हैं, वो भी अमेरिका बहादुर खुश नहीं है। और चौथा वजह है कि आजकल अमेरिका में एक गेम निकला है, गेम है प्रेज इंडिया, मेक इंडिया हैप्पी। तो इंडिया अगर मिसाइल लेता है रूस से और सबको पनिशमेंट और सबको सज़ा मिलता है, इंडिया को तोहफा मिलता है। तो देखिए ये है वजह जो FATF में हिंदुस्तान चाहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर हो। अमेरिका तो अब तो खैर नाराज़ हो गया है, अब तो अमेरिका बहुत नाराज़ हो गया है। और उन्होंने जब हमने वाकई उनको कहा, देखिए उनकी क्या, उन लोग समझते हैं कि जो हम वो पूछते हैं हम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि उनका रिक्वेस्ट गलत है, मैं कहता हूं उनकी जुर्रत कैसी हुई वो हमें रिक्वेस्ट करने के लिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि मत जाओ। तुम लोग किस माने कि इसका मतलब है कि पुराने ज़माने में जब ये शरीफ और जरदारी थे तो ये मान जाते थे ऐसे रिक्वेस्ट पे। खैर आसिफ अली जरदारी ने कहा और मारो, ड्रोन करो, हमें कोई परवाह नहीं है, जितना तुम करवाना चाहते हो ड्रोन मारो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज ए टोटली पॉलिटिसाइज्ड इन बॉडी नाउ, और सब लोग ये मानते हैं। अब देखिए कौन है बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, लंदन से बड़ी जगह है। जो चोर आप देखें लंदन में गया है, 4-5 घर लेके बैठा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूं, अभी कैसा पता चला सबसे ज्यादा लंदन है। क्यों? ये जो ओलिगार्क्स हैं ना जी, ये जो रशियन ओलिगार्क्स जो पुतिन के दोस्त हैं, और उसके इजाजत के बगैर कोई कुछ चीज उधर बेच नहीं सकता, खरीद नहीं सकता, कीमत नहीं सेट होती, बोलती नहीं हो सकता जब तक पुतिन और उसके क्रेमलिन से आपको इजाजत ना मिले। तो ये सब ओलिगार्क्स पकड़े गए हैं लंदन में। अब इन पे सैंक्शंस लग गए हैं। किसके सैंक्शंस? अमेरिका पे। तो चोर खुद तुम कहते हो ओलिगार्क्स चोर हैं, फिर वो चोर के पैसे लंदन पहुंच जाते हैं, कुछ नहीं करते। मगर जब उनके खिलाफ आपको एक्शन होना पड़ता है इसलिए कि आपका फायदा है, यू तो एक हमें जाके आप पकड़ते हैं। मुनाफकत नजर आती है कि सेफ हेवन्स भी वहीं पे हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों के ऊपर आप अटैक भी करते हैं जो जिनसे आपने काम लेना है। जी इमरान साहब, आपका क्या स्टांस है? देखिए समीना, आलमी इदारों के जो फैसले होते हैं ना, उस पर पूरी तरह से आलमी ताकतें असरअंदाज होती हैं। अब मामला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान FATF की शराइत के मुश्किल तरीन दौर में से गुजर रहा है। इस वक्त सिर्फ
ये नहीं है कि आपके पास FATF है, बल्कि इसके साथ एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है, इनकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन चल रही है आपकी। अब आपने 27 में से 26 कर लिए, इसका मतलब है कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसको वो मान भी रहे हैं, लेकिन ऐसे वो मानेंगे नहीं, आपके जितनी मर्जी खुलूस नीयत से करें। उन्होंने मानना उस वक्त है जब अमेरिका बहादुर आपसे खुश होगा, जब उनको ग्रीन सिग्नल आएगा, फिर वो यहाँ पे अपनी टीम भेजेगी, टीम आके ज़मीनी हकाइक और कानून साजी का जायज़ा लेगी। फिर अगर वो टीम इस पर राज़ी हुई कि जनाब हाँ जी, हाँ जी कि जी बिल्कुल ठीक है, फिर उसके बाद वो जाके रिपोर्ट देगी तो आपको वो ग्रे लिस्ट से निकालेंगे, अदरवाइज आप इसी लिस्ट में रहेंगे। फिलहाल तो फिर इसका मतलब हम इनकार ही समझें। नहीं, आप इस पे इनकार ही समझें। असल बात यह है कि अल्लाह ना करे कि मेरी बात ठीक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी मजीद टाइट करेंगे। अच्छा। अभी क्योंकि देखे ना, अगर वो नाराज हैं, जैसे लाली साहब कह रहे हैं कि वो नाराज हैं, तो वो नाराज होगा तो वो तो आपको कहेगा अच्छा बच्चू तुम मेरी बात नहीं मानते तो मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। पाकिस्तान को स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए अपनी, अमेरिका के साथ कुछ हाथ और समीना एक बात और समीना, जी हिलाल, छोटी बात है, जब ये टेस्टमनी हो रहा था, ये जो आ रहा है या शायद आ गया है या 1-2 दिन में पहुंच रहा है, इनका जो नया सफीर है अमेरिका का, जब टेस्टमनी हो रहा था कांग्रेस में, आपको पता है ना इसने क्या कहा था? इसने कहा था जब मैं जाऊंगा तो मैं पक्का करूंगा कि जो टेररिस्ट हैं और जो हम समझते हैं टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान उसके खिलाफ एक्शन लें, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको अगर वो ना एक्शन दे। ये देखिए इनका हिलाली साहब ये वाइसरॉयज के तरह बात कर रहे हैं। सर बात ये मुख्तसर बात ये है कि अमेरिका और उसके ज़ेर असर आलमी ताकतें अभी पाकिस्तान को कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं हैं। देखिए यूएई देखिए यूएई जो उनका पिट्ठू है, ये रूस वाले मामले पे उसने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया तो उन्होंने उस पे भी कर दी। हाँ जी, लिहाजा ये आप बात समझ लें, आपको हमें सब फिर मेरा जो सवाल था बुनियादी कि फिर क्या हम अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिकली अच्छे रिलेशन करने की कोशिश करें, या फिर हम अपनी खुददारी को संभाल के रखें और कहें कि ठीक है रखें आप ग्रे लिस्ट में, फिर हम भी बर्दाश्त करें? देखिए ये फिर वही ट्रिकी क्वेश्चन है आपका। जो बात ये है कि या तो फिर आप इतना आप में पानी हो ना कि आप मुश्किल बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, हम जी लेंगे। वो तो हम जी रहे हैं, ग्रे लिस्ट में तो हम हैं ही, ग्रे लिस्ट ना ग्रे लिस्ट में होना और बात है। जब आप इस तरह की लड़ाई करेंगे और अगर वो खुदा ना खास्ता ब्लैक लिस्ट में आपको डालते हैं या आप पे सैंक्शंस लगाते हैं, फिर और बात है। या तो बस ये थे कौम, ये अपोजिशन में और हुकूमत, हाँ ये मिल जाए सब और ये सोच लेंगे जनाब ठीक है, अदम एतमाद होती रहेगी, चीजें होती रहेंगी, इस पे हम इकट्ठे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये कोई भी इस काम पे इकट्ठा नहीं है कि मुल्क को क्या फायदा है, कौम को क्या फायदा है, वो अपनी अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। वक्त खत्म हो गया जी। देखते हैं आने वाले दिनों क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो पाता है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।